नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन और इसके साथ दिल्ली में 3 दिन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वैश्विक कृषि विषय पर अहम चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कृषि खाद्य प्रणालियों पर रहेगा फोकस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में ही आयोजित 3 दिन के वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी, जिसमें कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर कृषि और खाद्य प्रणालियों से जुड़े विशेषज्ञ, नीति निर्माता और महिला कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में कृषि और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर द्रौपदी मुर्मू का दौरा खास माना जा रहा है। वैश्विक कृषि के विकास पर अहम चर्चा की जाएगी। कृषि खाद्य प्रणालियों पर रहेगा फोकस और इसके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मेलन का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। दिल्ली में 3 दिन तक सम्मेलन का उद्घाटन और इसके साथ खाद्य सुरक्षा को लेकर अहम बातचीत। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और इसके साथ आज होगी समिति की बैठक में अहम चर्चा। बड़ी अपडेट, पीएम आवास पर होगी समिति बैठक। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक दोपहर 3 बजे बताई जा रही है। पीएम आवास पर ही होगी और बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति, उम्मीदवार चयन और पार्टी के दिशा निर्देशों पर अहम चर्चा होने की संभावना है। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो यह बैठक आगामी चुनाव की तैयारी निर्णायक साबित हो सकती है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। समिति अहम बैठक में चर्चा। तो बड़ी जानकारी, बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति, उम्मीदवार चयन और पार्टी के दिशा निर्देशों पर अहम चर्चा होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है बैठक आगामी चुनावी तैयारियों में निर्णायक भी साबित हो सकता है। 3 बजे ये बैठक होगी, ये जानकारी सामने आ रही है और इसके साथ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक खास मानी जा रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होगी, 3 बजे बताई जा रही है और इसके साथ जानकारी सामने आई, जहां पर पीएम आवास पर समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दांडी मार्च की समिति साझा की है और उन्होंने लिखा कि आज ही के दिन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐतिहासिक मोड़ भी साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने दांडी मार्च में शामिल सभी महान विभूतियों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए कहा कि उनके संघर्ष और त्याग ने देश को आजादी की दिशा में अग्रसर किया है। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सत्य ही हमेशा विजय होती है, असत्य का अंत अवश्य आता है। उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया, हमें हमेशा उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर चलकर ऋषियों और संतों ने परम सत्य की प्राप्ति की है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से, जहां लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी अपडेट, राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा और शादी समारोह में रक्षा मंत्री होंगे शामिल। तो बड़ी जानकारी, अगले 3 सिटी स्कूल जाएंगे रक्षा मंत्री, अगले दिन ही सिटी जाएंगे और इसके साथ ही जानकारी सामने आई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे और वो रात को 8 बजे ही लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद एक शादी समारोह में भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है और दूसरे दिन रक्षा मंत्री सिटी स्कूल भी यहां पर दौरा करेंगे, जहां वे छात्रों और स्टाफ से मिलकर शिक्षा और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, रक्षा मंत्री का दौरा है, कितना खास माना जा रहा है, क्या क्या शेड्यूल उनका रहने वाला है? देखिए सुमन, आज जो
रक्षा मंत्री हैं वो देर रात लखनऊ एयरपोर्ट पर लगभग 8 बजे लैंड करेंगे और उसके बाद वो तुरंत ही एक अपने पारिवारिक जो कार्यक्रम है विवाह का उसमें सम्मिलित होंगे। फिर उसके बाद जो रात्रि विश्राम है वो अपने सरकारी आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर वो आज विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर जो 13 तारीख की जो लगभग 3:30 बजे ग्रीन कॉरिडोर है उसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद जो लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वो लखनऊ के समता मूलक चौराहे से किया जाएगा। अगर ग्रीन कॉरिडोर की बात की जाए तो ग्रीन कॉरिडोर एक राजनाथ सिंह का एक ग्रीन प्रोजेक्ट है जिसमें साफ तौर पर जो सभी जो चीजें हैं जिसमें बात की जाए यातायात को सुगम बनाने के लिए और लखनऊ वासियों को जान से निजात देने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का जो एक सपना था वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए एक बड़ी पहल थी रक्षा मंत्री की ओर से, उसी का लोकार्पण है वो फिर करेंगे कल। और उसके बाद लगभग 5 बजे के समय अपने एक जो विधायक हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो वहां पर विधायक के साथ साथ जो अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं और वहां के जो क्षेत्रीय नेता हैं और क्षेत्रीय जनता है उनसे भी कहीं ना कहीं मुखातिब होंगे। और उसके बाद लगभग 5 बजे का जो कार्यक्रम है वो फिर उसके बाद CMS गोल्ड सिटी में एक जो नई शाखा है उसका शुभारंभ करेंगे। फिर उसके बाद लगभग 5:30 बजे के समय झूलेलाल वाटिका में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद जो जनसभा को संबोधित करते समय उनके साथ तमाम उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े नेता भी रहने वाले, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी भी रक्षा मंत्री के साथ में होंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं की बात की जाए चाहे राज्य सरकार की योजनाओं की बात की जाए, अपनी जनसभा में अपने उद्बोधन में कहीं ना कहीं उन सभी विषयों को रक्षा मंत्री दोहराते हुए भी नजर आ सकते हैं। सुमन, बिल्कुल अमन, देखा जा रहा है कि शादी समारोह में भी रक्षा मंत्री शामिल होंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए कि कब तक जाएंगे, क्या अपडेट रहेगी? लगभग 8 बजे जो लखनऊ एयरपोर्ट पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर जो रक्षा मंत्री हैं वो उतरेंगे। फिर उसके बाद जो अपने निजी पारिवारिक कार्यक्रम है यानी कि विवाह का जो कार्यक्रम है अभी तक उसका शेड्यूल नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो अपना जो पारिवारिक कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। तो साफ तौर पर रक्षा मंत्री जब भी लखनऊ आते हैं और लखनऊ से ही सांसद हैं और एक बड़ी लोकप्रियता है लखनऊ में रक्षा मंत्री की, तो जिस तरीके से बात की जाए रक्षा मंत्री लगातार लखनऊ दौरे पर जब भी आते हैं तब सभी लखनऊ के जनप्रतिनिधियों से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए चाहे लखनऊ की बात की जाए, सभी लोगों से एक समरसता के साथ मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री का एक पुराना नाता रहा है। एक लंबे अरसे से लखनऊ के सांसद भी हैं और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री के पद पर अभी केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे। तो साफ तौर पर लगातार अगर बात की जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस बड़े कार्यक्रम के साथ साथ जो उसकी जो शुभारंभ है वो आज रात 8 बजे जब रक्षा मंत्री चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उसके बाद से जो उनका शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। सुमन, बिल्कुल अमन, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अगले दिन रक्षा मंत्री सिटी स्कूल जाने वाले हैं, तो वहाँ पे वो बच्चों से मुलाकात करेंगे। क्या वहाँ पे जानकारी सामने आ रही है, किस तरीके का उनका दिन खास रहने वाला है? देखिए, सुशांत गोल्ड सिटी में जो एक नई सिटी मॉन्टेसरी CMS की जो शाखा है उसका शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री, और कहीं ना कहीं बच्चों से संवाद कर सकते हैं, उद्बोधन अपना दे सकते हैं रक्षा मंत्री। और कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए चाहे राज्य सरकार की बात की जाए, तो एक एजुकेशन सिस्टम जो एक बेहतर हुआ है उसी को लेकर के जो सरकार की उपलब्धियों की बात की जाए तो अपने एजुकेशन सिस्टम को और किस तरीके से बेहतर किया जाए, एजुकेशन सिस्टम में और कितनी बेहतरी लाई जाए, उस पर भी कहीं ना कहीं बच्चों से संवाद के रूप में अपनी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री अपने उद्बोधन में बताते हुए भी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, हमें देखा जा रहा है कई दिग्गज लखनऊ की तरफ दौरे करते नजर आ रहे हैं।
द्रौपदी मुर्मू का भी दौरा रहेगा और उसके बाद अब देखा जा रहा है रक्षा मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए कितना विकास को लेकर कितना खास देखा जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक एक जो बड़ा विकास का जो मॉडल रहा है वो योगी आदित्यनाथ की पहल से शुरू हुआ है, और उसका एक परिणाम है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ रहेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से 19 मार्च की जो तिथि है वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में योजनाओं की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कल्चर की बात की जाए, सांस्कृतिक धरोहर की बात की जाए, तो उन सभी धरोहरों को लगातार विकास के रूप में देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, जिस तरीके से सांस्कृतिक डेवलपमेंट की बात की जाए, उत्तर प्रदेश एक बेहतर उत्तर प्रदेश के रूप में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से बड़े बड़े जो दिग्गज नेताओं की बात की जाए, चाहे रक्षा मंत्री की बात की जाए, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, तो सभी लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं और बेहतर होता ही नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर डेवलपमेंट के तौर पर अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए सांस्कृतिक विरासतों को और बेहतर करने के लिए, तो लगातार योगी सरकार सांस्कृतिक विरासतों को भी बढ़ावा देने के लिए नजर आ रही है। बिल्कुल अमन, अगर सुरक्षा व्यवस्था पे भी अगर एक नजर डाले तो वो किस तरीके से चाक चौबंद नजर आएंगी? देखिए, अगर कल की कार्यक्रम की अगर बात की जाए जिस तरीके से, तो कल का कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि जो रक्षा मंत्री हैं वो ग्रीन कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे, और कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रोटोकॉल की नजर से एक बड़ा चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रीन कॉरिडोर है वो लखनऊ के हर एक जो है उस पॉइंट से जुड़ा हुआ है जहां पर यातायात बहुत ज्यादा रहता है, जहां पर जो वाहन है उनकी संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। चाहे गोमती नगर की बात की जाए, चाहे चौक की बात की जाए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, चाहे डालीगंज हसनगंज की बात की जाए, तो ये सब तमाम पॉइंट है जहां पर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं सुरक्षा मद्देनजर, उन सभी पॉइंट्स को पूरी तरीके से लखनऊ पुलिस ने सील किया है, और सभी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं डिप्लॉय की गई हैं कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। लगातार पुलिस गश्त पे है, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक बड़ा जो चीज है लखनऊ वासियों को वो कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है, और सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारियां हैं वो फिलहाल तेज कर ली गई। सुमन, बिल्कुल अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में माता पाटेश्वरी देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान देवी से राज्य और देश की कल्याणकारी प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ में आस्था साझा की। तो बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही, जहां पर पूजा करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है, और इसके साथ ही मनोकामना, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में दर्शन किया है और देश की कल्याणकारी प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा है। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु की मौजूदगी रही है, जिसके बाद देखा गया किस तरीके से आस्था सीएम योगी आदित्यनाथ की जो साझा की गई। श्रद्धालुओं की मौजूदगी भारी संख्या में। वहीं बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखी गई, और इसके साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर मंडल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने देवीपाटन शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाओं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। सीएम ने सभी अधिकारियों को प्रतिदिन जनसुनवाई करने और लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम प्रहरियों को सक्रिय करें और सभी जानकारियों को साझा करना सुनिश्चित करें, ऐसा कहा गया। बलरामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही और इसके साथ ही दिशा निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। बलरामपुर मंडल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने देवीपाटन शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाओं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। सीएम ने सभी अधिकारियों को प्रतिदिन जनसुनवाई करने और लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम प्रहरियों को सक्रिय करें और सभी जानकारियों को साझा करना सुनिश्चित करें, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बलरामपुर मंडल में सुरक्षा के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ देते आए और जनसुनवाई और शिकायत समाधान जरूरी है, ऐसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और बैठक में दिशा निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने देवीपाटन शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाओं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है और इसके साथ सीएम ने सभी अधिकारियों को प्रतिदिन जनसुनवाई करने और लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समय पर ही समाधान करने का भी निर्देश दे दिया है। वहीं पर ग्राम प्रहरियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए। सभी जानकारियों को साझा करने सुनिश्चित करने के भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 96वें दांडी मार्च की वर्षगांठ पर आयोजित भारत सेवा संस्थान मार्च का नेतृत्व किया है और इस अवसर पर उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा और देशभक्ति के संदेश को याद किया। मार्च में कई कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए और इसके साथ स्वतंत्रता संग्राम के गौरवपूर्ण इतिहास को याद करते हुए गांधी जी के आदर्शों को समाज में स्थापित करने का संकल्प लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि दांडी मार्च सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि आज भी समाज और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो भारत सेवा संस्थान मार्च का आयोजन 96वें दांडी मार्च का आयोजन किया गया। अशोक गहलोत ने आलोचना किया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह की सैर के दौरान भराड़ीसैंण में मौजूद भवानी देवी मंदिर का दौरा किया और मंदिर में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ आस्था साझा की और देवी से प्रदेश की खुशहाली और सुरक्षा की प्रार्थना की। इस दौरान ही उन्होंने भोर की सैर का आनंद लेते हुए प्राकृतिक वातावरण और मंदिर की शांतिपूर्ण भव्यता का भी अनुभव किया है। तो गैरसैंण में मुख्यमंत्री का दौरा, जहां पर भवानी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए सीएम धामी। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर शिपिंग मिनिस्ट्री और 2 एक्ट लागू करेगा और इसके साथ जानकारी सामने आई, जहां पर 15 मार्च से मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 होगा लागू। कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 भी होगा लागू और दोनों एक्ट लागू करने की अधिसूचना जारी। तो केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने घोषणा की है कि शिपिंग मंत्रालय 15 मार्च 2026 से मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 और कोस्टल शिपिंग एक्ट 2025 को लागू करेगा। और इसके साथ ही बताते चले आपको कि दोनों एक्ट लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन नए कानूनों का उद्देश्य समुद्री और तटीय क्षेत्र में शिपिंग गतिविधियों को अधिक प्रभावी और सुरक्षित नियामक बनाना है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि इन एक्टों के लागू होने के बाद उद्योग और समुद्री यातायात को बेहतर संचालन और निगरानी की सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने ही एलपीजी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान में इस क्षेत्र में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एलपीजी के मामले में कश्मीर
और डिवीजन में लगभग 13 दिन का स्टॉक जो है वो मौजूद है, जबकि अधिकतम भंडारण क्षमता 15 से 16 दिन की है। पेट्रोल और डीजल की स्थिति की आरामदायक है और इसके साथ 15 से 20 दिन की सप्लाई उपलब्ध है। कमिश्नर ने जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, घबराहट में अनावश्यक ना खरीदें। और इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार इस स्थिति पर बारीकी से निगरानी रख रही है और हमारे भी कंट्रोल रूम से डेली मॉनिटरिंग उसकी होती है। और आज की मैं सप्लाई पोजीशन की बात करूं तो एलपीजी के हवाले से हमारे पास 13 दिन का स्टॉक जो है कश्मीर डिवीजन में एज अ होल अवेलेबल है और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 15 से 20 दिन की रहती है। जब हम मैक्सिमम कैपेसिटीज़ पर अगर हम स्टोर करते हैं तब भी, तो मैं कहूँगा काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन इस वक्त एलपीजी की है। और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के और पूरा डिपार्टमेंट इसको रेगुलरली मॉनिटर करता है। उसके साथ साथ ही एक सिमिलर कंफर्टेबल पोजीशन हमारे पास पेट्रोल और डीजल की भी है और 15 से 20 दिन की सप्लाई उन दोनों कंपोनेंट्स की भी हमारे पास डिवीजन में अवेलेबल है। और मेरी आप लोगों के ज़रिए सभी लोगों से, आवाम से यही अपील रहेगी कि जो भी सप्लाई पोजीशन का स्टेटस है उसके लिए केवल और केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर रिलाई करें। जो डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनकी तरफ से आ रही है उसी के ऊपर रिलाई करें। उसके अलावा किसी किस्म की पैनिक बाइंग की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के दोनों की काफ़ी क्लोज वॉच इस पोजीशन पर है और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन या कुछ डिसीजंस होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी अभी लोगों में देखा जा रहा है। हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। इसी तरह जो गैस सिलेंडर्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खदशात है कि शायद जो सप्लाई है वो ख़त्म होने जा रही है। तो उसके हवाले से ये लोगों में जो खदशा है वो कैसे दूर करेंगे? देखिए, इसीलिए मैं समझता हूँ कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना ज़रूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा आज का स्टेटिस्टिक्स है कश्मीर डिवीज़न का, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल का मोर देन 15 डेज 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अवेलेबल है और ये हमारी बेस्ट पोजीशन रहती है क्योंकि आज के टाइम पे नेशनल हाईवेज़ के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, मूवमेंट में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो सितंबर के टाइम पे हमारी पोजीशन ज़्यादा प्रिकेरियस थी, जहां पर स्टॉक काफ़ी लिमिटेड डेज का था। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूं जो आपको ये डेटा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज का है, इट सेज कि 15 डेज से ज़्यादा का स्टॉक हमारे पास डीजल एंड पेट्रोल का अवेलेबल है और एलपीजी क्लोज टू 13 डेज का स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। तो इसके लिए किसी पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन कमर्शियल एलपीजी के लिए आया है, बट वो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो लोगों को किसी तरीके की परेशानी के लिए कोई सोचने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन भी ना हॉस्पिटल्स पे अप्लाई होता है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से कश्मीर में किसी भी तरीके का एलपीजी का क्राइसिस एज ऑफ नाउ नहीं है और गवर्नमेंट की इसके ऊपर काफ़ी क्लोज वॉच है। और अगर इस तरीके की कहीं कोई ऐसी होर्डिंग की या कुछ ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है, कुछ वायलेशंस नोटिस में आती हैं, तो डिप्टी कमिश्नर्स विल टेक एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स ताकि इस तरीके की कोई भी इनकन्वीनियंस पब्लिक को इस एलपीजी या किसी भी एसेंशियल सर्विस के लिहाज से ना हो। कटनी जिले के कलेक्टर आशीष तिवारी ने देश में घरेलू एलपीजी गैस की कमी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि जनता को आश्वस्त किया जाए कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति तेल विपणन कंपनियां यानी कि आईओसी और एचपीसीएल और इसके साथ ही बीपीसी के माध्यम से निरंतर जारी रहेगी। कलेक्टर ने लोगों से धैर्य रखने की अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि देश में एलपीजी गैस की, घरेलू एलपीजी गैस की कोई किल्लत नहीं है। इसमें जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, चाहे आईओसी हो, एचपीसी हो या बीपीसी हो, उनके द्वारा घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई लगातार की जाएगी। हाँ, ये सही है कि जो रीफिल के डेज़ हैं वो 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिए गए हैं और इसके अलावा कॉमर्शियल गैस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें भी स्कूल और अस्पतालों को छोड़कर ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि किसी प्रकार की कोई कमी ना मध्य प्रदेश में है ना जिले में है, तो इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता। नोएडा के सेक्टर 4 में मौजूद एक कंपनी में अचानक से आग लग गई और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत ही पहुंच गई। आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है और बताया जा रहा है अभी तक आग लगने के कारण और नुकसान का विवरण सामने नहीं आया है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जल्द ही पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मटियाला गांव मछली मार्केट में कल देर रात को भीषण आग लग गई और दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अधिकारियों के अनुसार लगभग 300 से 400 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। फायर सर्विसेज ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।